हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की ड्रामा म्यूज़िक। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड नंबर 18 को। गाइस, ये 18 एपिसोड है। हमारी ये सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है क्योंकि इसके 20 एपिसोड है और हम 18 एपिसोड पर आ चुके हैं। सो गाइज़, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस को आप मिस ना करें और उनका अपडेट आपको मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चिहुन काफ़ी तेज़ी से भागते हुए अपने घर जाता है और फिर जब वह अपने फादर के रूम के पास करीब जाता है तो उसे वहाँ से कुछ बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो चिहुन देखता है कि उसके फादर किसी से कॉल पर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसे सुनाई पड़ता है कि उसके फादर किसी और से नहीं बल्कि जुंजे से बात कर रहे हैं। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर बोल रहे होते हैं कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने अपने बेटे और अपनी पहली वाइफ को अपने से दूर किया है और वह अभी भी उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। यह सारी बातें सुनकर चिहुन को वहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद उसके फादर के कमरे से आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। तो फिर चिहुन अंदर जाता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की सांसें बंद हो चुकी है, यानी कि वो मर चुका है। यह देखकर एकदम चिहुन घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जब चिहुन आसपास देखता है तो उसे वहाँ पर एक ग्लास दिखता है जो कि उसकी माँ ने उसके फादर को दिया था ड्रिंक पीने के लिए। तो उसे वो देखता है और उसे सूंघता है। उसे उसमें से स्मेल आ जाती है कि इसमें कुछ था जिसे मेरे फादर ने पिया है और उसी की वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसके फादर की जो जान गई है वो उसकी माँ की वजह से गई है। तो गाइस, यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए उस ग्लास को साफ करके रख देता है ताकि किसी को पता ना चले कि उसके फादर की जान कैसे गई है। मतलब कि वो यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश करता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि चिहुन सारे सबूत हटा देता है, वहाँ से सफाई वगैरह जो उसे करनी होती है वो सब कर देता है और उसके बाद वो एम्बुलेंस को खुद ही कॉल करता है। जब एम्बुलेंस आती है तो उसके साथ पुलिस भी आती है। तो पुलिस चिहुन से पूछती है कि क्या ये कोई मेडिसिन दवाइयाँ ले रहे थे, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थी वो एकदम से अचानक से हुई थी। तो इस पर चिहुन उनसे कहता है, हाँ मेरे फादर मेडिसिन ले रहे थे, इनकी कुछ टाइम पहले ब्रेन की सर्जरी हुई थी, ये उससे रिलेटेड मेडिसिन ले रहे थे और हाँ इनकी आई साइड काफ़ी वीक हो चुकी थी, इनका आँखों का भी ऑपरेशन होना था, तो ये उससे रिलेटेड भी कुछ दवाइयाँ ले रहे थे। वहाँ पर उनके साथ फॉरेंसिक लैब वाले भी टीम के भी मेंबर्स होते हैं, तो वो सब चेक करते हैं और फ़ोटो भी निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि फ़ोटो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा फेस का कलर चेंज नहीं हुआ है, तो इससे नहीं पता चला है कि इन्हें जहर दिया गया है या क्या दिया गया है। वो लोग कहते हैं कि इसमें किसी भी जहरीली चीज़ का हाथ नहीं है। तो वो लोग चिहुन से कहते हैं क्या हम इन्हें उनके रेगुलर हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं चेक कराने के लिए, जहाँ पर ये जाया करते थे। तो चिहुन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लेके जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ के बारे में, माँ कहाँ है तुम्हारी। तो चिहुन उनसे कहता है एकदम इमोशनल होकर कि 2 घंटे पहले मेरे पास मेरी माँ का कॉल आया था, वो किसी काम से बाहर गई थी। हाँ लेकिन अभी जो ये सब कुछ हुआ है मेरे फादर के साथ, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं उन्हें ऐसे कॉल पे नहीं बताना चाहता, नहीं तो उनकी भी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। इस तरह से वो पुलिस वालों से कहता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो उसके फादर की बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो चिहुन वहाँ पर रोने लग जाता है। वही मेलो ड्रामा अपने मगरमच्छ के आंसू निकालकर रोने लग जाता है। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जुंजे भी अपने घर पर पहुँच गया है। तो जब जुंजे वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो देखता है कि घर से किसी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। तो वो काफ़ी डरा हुआ और सहमा हुआ होता है, लेकिन वो जाता है बॉडी के पास और उसका चेहरा देखता है। जब वो चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वीक मोमेंट या फिर कह लीजिए एक
सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है कि जब जुंजे को पता चलता है कि उसके फादर एक्सपायर हो गए तो वो बिल्कुल टूट चुका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा फूट कर रोता है और मतलब अपने आप से कहता रहता है कि मैंने आने में देर कर दी, और फिर अपने फादर से कहता रहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चिहुन पुलिस के साथ बाहर आता है और वो लोग वहाँ पर ऑटोप्सी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे पुलिस कहती है कि हम चेक वक करा के आपको आपके फादर की बॉडी दे देंगे, उसके बाद आप फ्यूनरल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है जैसे ही जुंजे को चिहुन दिखाई देता है तो गाइस इतने गुस्से में होता है जीहू, उसका गुस्से में होना लाजमी भी है। वो इतने गुस्से में होता है और उसके पास भाग के जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे चिहुन पर हाथ उठा देता है और उससे कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है जो पुलिस होती है वो जुंजे को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जुंजे उनके कंट्रोल में नहीं आता है। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा फाइट सीन और उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो उससे तो गाइस पुलिस उसे साइड में ले जाती है और उसे पूछती है कौन हो तुम और यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हो। तो फिर जुंजे उससे कहता है कि मैं चेयरमैन हु का बेटा हूँ। ये बात सुनते ही दूसरी साइड से एकदम चिहुन कहता है हाँ ये मेरा छोटा भाई है। लेकिन जैसे ही जुंजे इस बात को सुनता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चिहुन को कहता है कैसा भाई, कौन सा भाई, इधर आ कमीने तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे फादर को मारा है, मैं इसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम कातिल हो। इस तरह से जुंजे वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो वहाँ पर हाथापाई भी कर रहा होता है क्योंकि वो चिहुन पे हाथ उठा देता है। तो पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वो दूसरा पुलिस वाला आ जाता है जो कि जुंजे की काफ़ी मदद कर रहा होता है और वो लोग मिलकर जो केस सॉल्व कर रहे थे तो वो वहाँ पर आ जाता है होंगडो और वो उससे कहता है कि इसे छोड़ दो। और मतलब वो काफ़ी बड़ा अफसर होता है तो वो लोग उसके कहने पर पुलिस वाले वहाँ पर जुंजे को छोड़ देते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला जो होता है वो जुंजे को संभालता है, उसको मतलब हैंडल करने में उसकी मदद करता है और उसे कहता है होश में आओ जुंजे, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो, हमें ये सब पता लगाना है कि किसने तुम्हारे फादर के साथ ये सब कुछ किया है। तुम अभी अपने फादर के साथ जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वहीं हमें दूसरी तरफ जुंजे के घर में दिखाया जाता है कि पूल साइड पर नामदो और सिमचैन होते हैं। तो वहाँ पर सिमचैन काफ़ी परेशान होती है कि एकदम से अचानक से जुंजे घर से इस तरह से चला गया है, पता नहीं क्या हुआ होगा, वो उसके लिए वरीड होती है। तो वहाँ पर नामदो एकदम सिमचैन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मादया की याददाश्त चली गई है। फिर वो एकदम से कहता है कहीं तुमने ही तो उसकी याददाश्त को नहीं मिटाया है। वो नामदो उससे आगे कहता है कि कहीं तुमने ही तो ये सब कुछ नहीं किया है, आखिर तुम कौन हो और क्या पावर्स है तुम्हारे पास। इस तरह से वो मतलब जलपरी से सवाल करता है। तो इस पर जलपरी उससे कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ। इस बात पर नामदो उससे कहता है लेकिन मुझे अपने दोस्तों के पीठ पर खंजर भोंकना भी आता है, यानी कि धोखा देना भी आता है। तो ये बात सुनकर जलपरी उससे कहती है मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम्हारी इस आदत के बारे में और मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो और जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। और वो कहती है कि तब तक तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे तेहो आ जाता है और तेहो उनसे कहता है कि जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों के फ़ोन भी नहीं लग रहे हैं, चलो जल्दी, हमें जल्दी जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों मिलकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक जगह पर जुंजे बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो और नामदो जलपरी को जुंजे के पास छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ पे, और वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो दोनों अकेले में थोड़ा बात कर सके। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे काफ़ी इमोशनल होता है और वो बस रोता ही रहता है अपने फादर के डेथ पर। जुंजे इतना दुखी होता है कि वह काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तो जब जलपरी उसके पास जाती है तो जुंजे उससे कहता है कि क्या तुम मेरे जहन से मेरी सारी यादों को मिटा सकती हो, मेरे फादर से रिलेटेड सारी अच्छी यादें, बुरी यादें, सबको प्लीज़ मिटा दो क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। तो फिर वहाँ पर जलपरी उससे कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो कहती है कि चाहे ये यादें तुम्हें दुख दे रही हो लेकिन ये तुम्हारे फादर से जुड़ी हुई है और मैं इन यादों को इरेज नहीं करूँगी। जलपरी जुंजे से वहाँ पर कहती है कि हम अपनों की यादों को कभी नहीं भुला सकते।
चाहे वो हमें दर्द दे चाहे खुशी दे, क्योंकि हम उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, इसलिए हम उन यादों को कभी नहीं भुला सकते। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजी फिर से काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और वो जलपरी से कह रहा होता है कि काश मैं थोड़ा जल्दी पहुँचा होता, काश मैंने अपना फ़ोन उठा लिया होता, काश मैं उनसे बात कर पाता तो शायद ये सब कुछ ना होता, मैं ऐसे नहीं होने देता और अपने फादर की जान बचा लेता। इस तरह से हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे अपने फादर से ना मिलने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस या फिर कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा बुरा मतलब महसूस कर रहा होता है और वो काफ़ी इमोशनल होता है और वो वहाँ पर बस रो ही जा रहा है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि जलपरी उसे कंफर्ट कराती है और फिर वो उसे गले लगाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। जलपरी उसे समझाती रहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो जुंजे कह रहा होता है कि काश मैंने अपना फ़ोन उठाया होता तो मैं भी उन्हें कह पाता कि पापा आई लव यू और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जुंजे आगे कहता है कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल दी उनसे नफ़रत करने में, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की और काश मैं उनसे कह पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, उन्हें बता पाता अपने दिल की है बात। फिर वो कहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनने पर जलपरी उससे कहती है कि उन्हें पता होगा, कहीं ना कहीं उन्हें ये सब कुछ पता होगा कि तुम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। फिर दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गले मतलब रोता रहता है तो जलपरी उसे गले लगा लेती है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि बाकी सब वहीं पर आ जाते हैं, जो जिहोन उसका भाई उसकी माँ और तेहो नाम दो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है जब जिहोन की सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है तो वहाँ पर अपना मेलो ड्रामा शुरू कर देती है, मगरमच्छ के आंसू निकालना शुरू कर देती है और कहती रहती काश मैं बाहर नहीं गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता, मेरे पति के साथ ये सब क्या हो गया है, मतलब ऐसे करके वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करती है और रोना शुरू कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से बेहोश हो जाती है तो वहाँ पर जो जिहोन होता है वो उसे संभालता रहता है। यहाँ पर साफ दिखता है कि वो ड्रामा कर रही है और वो बेहोश होने का भी ड्रामा कर रही है। तो हमें दिखाया जाता है कि जिहोन उन्हें उसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है अपनी माँ को। फिर गाइस वहाँ पर जो पुलिस वाला होता है जो कि जुंजी की मदद कर रहा होता है वो कहता है कि क्या बेशरम औरत है ये, मुझे तो शर्म आ रही है इस औरत पर। तो तभी नामदो कहता है क्या औरत है ये, इसे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, क्या एक्टिंग कर रही है ये। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुंजे अपनी माँ के साथ वेटिंग रूम में बैठा हुआ होता है तो वहाँ पर उसकी माँ कह रही होती है कि क्या हो गया ये उन्हें एकदम अचानक से, मैंने कुछ समय पहले उन्हें इसी हॉस्पिटल में देखा था लेकिन उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। तो इस पर जुंजे उनसे कहता है माँ ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको देखकर अनदेखा नहीं किया होगा, उनकी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, यहाँ तक कि वो मुझे अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रहे होंगे, बाहर रहते मतलब तो इसलिए उन्होंने आपको भी नहीं पहचाना होगा। जुंजे आगे कहता है कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया माँ, उनकी आंखें सचमुच ख़राब हो गई थी। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर रोते हैं, मतलब काफ़ी इमोशनल होते हैं। वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ हॉस्पिटल के बेड पर बैठकर अपने लॉयर से बातें कर रही होती है। गाइस ये कितनी कमीनी औरत है, उसका हस्बैंड अभी मरा है लेकिन उसे कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने काम पर चालू हो गया। लाइक यहाँ पर वो बातें कर रही होती है अपने वकील से कि मैं तुम्हें कल तक डेथ सर्टिफिकेट भिजवा दूंगी, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसे तुम मेरे बेटे और मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो। ऐसे वो वकील से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जिहोन आ जाता है। जब वहाँ पे जिहोन आता है तो उसकी माँ उससे कहती है बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हें कोई भी दवाइयाँ लेने की या फिर किसी भी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है गाइस कि ऑब्वियसली जो हम लोग सोच रहे थे कि उसकी माँ ने ड्रामा किया है तो वो यहाँ पर ड्रामा ही करती है बेहोश होने का, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बैक टू द स्टोरी गाइस। तो यहाँ पर फिर जिहोन अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये सब कुछ तुमने किया है ना, तुमने मतलब फादर को मारा है, इस तरह से वो उनसे सवाल करता है। वो वहाँ पर अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ प्लीज़ मुझे सब कुछ सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो उसकी माँ फिर कहती है हाँ ये सब कुछ मेरा प्लान था, ये सब कुछ मैंने ही किया है। उसकी माँ उससे आगे कहती है बस तुम एक बात को ध्यान में रखो, अगर तुमसे कोई कभी कुछ पूछे तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है और तुमने कुछ नहीं किया है। इस तरह से वो उसे कह रही होती है। फिर गाइस अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सेक्रेटरी किम होते हैं उन्हें भी उनके पास्ट की मेमोरीज याद आती रहती है। तो गाइस उसमें दिखाया जाता है कि उन्हें नामदो दिखाई देता है पास्ट में और पता चलता है कि नामदो उस समय जो सरदार होता है जलपरी को पकड़ने वाला मादिया यानी कि उसका सिपाही होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है
तो वहाँ पर सरदार उसे अपने बेटे से मिलाता है। बेटा और कोई नहीं होता, वहाँ पर चिहुन होता है, जो कि दिखाया जाता है पास्ट में भी। तो सरदार कह रहा होता है वहाँ पर कि ये मेरा बेटा है और तुम्हें हमेशा इसके साथ रहना है और तुम्हें इसके लिए ही अपनी वफादारी दिखानी है। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में कि चिहुन नामदो से मिलता है, यानी कि हम देखते हैं कि चिहुन और नामदो एक दूसरे से बातें कर रहे होते। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चिहुन एक तरह से धमकी दे रहा होता है नामदो के कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ कि तुमने कितने फ्रॉड किए हैं, किस किस के साथ धोखा किया है, और मैं चाहूँ तो तुम्हें इन सब के लिए सज़ा दिला सकता हूँ, यानी कि जेल में डाल सकता हूँ। इस तरह से वो उससे बोल रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो नामदो है वो सिर्फ करप्ट लोगों को नहीं लूटा करता था जुंजे की तरह, वो नॉर्मल शरीफ लोगों को भी लूटा करता था मतलब पहले। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात का फ़ायदा उठाकर चिहुन उसे धमकाता रहता है। यहाँ पे चिहुन उससे बहुत ज़्यादा तू तड़ाक मतलब बदतमीजी से बातें कर रहा होता है कि मैं चाहूँ तो तुझे जेल में डाल दूँगा, पूरी ज़िंदगी तू अपनी जेल में बिताएगा। तो ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं कि एकदम नामदो से कहता है कि सर मैं वैसे ज़्यादातर उसी टीम में रहता हूँ जहाँ पर ज़्यादा पैसा हो, उन्हीं लोगों के साइड में होता हूँ जो ज़्यादा अमीर हो। और जैसे कि अब मुझे पता चला है कि चेयरमैन की जो सारी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम होने वाली है, तो मेरा फ़ायदा तो आपके साइड होने में ही है, ना कि जुंजे के साइड होने में। इस तरह से वहाँ पर हमें नामदो का एक अलग रूप देखने को मिलता है। वो लुक मतलब दिखता है कि ये तो सही में बहुत ज़्यादा लालची है। तो वहाँ पर नामदो कह रहा होता है कि आपको मुझे जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप मुझसे चाहते क्या है, आप मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं, इस तरह से वो उससे पूछता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिहुन एकदम से कहता है कि जुंजे से छुटकारा। ये बात सुनते ही नामदो भी कहता है हाँ वैसे मैं भी उससे छुटकारा ही चाहता हूँ, क्योंकि एक चीज़ है जो उसके होते हुए मुझे कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे उसे हासिल नहीं करने देगा। इस तरह से नामदो यहाँ पर कह रहा होता है। तो उसकी बातों से हमें ये समझ में आता है कि शायद वो जलपरी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ऐसा ये मुझे लगता है गाइस यहाँ पे। फिर आगे कहानी में दिखाया जाता है, वो आगे कहता है नामदो कि जुंजे के जाने से मुझे भी फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि मुझे वैसे थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों इतने समय से साथ रहे थे, थोड़ा क्लोज हो गए थे। लेकिन नामदो उससे कहता है कि लेकिन आपके साइड रहने में ही मेरी भलाई है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नामदो हॉस्पिटल में अंदर जाता है, मतलब जहाँ पर जुंजे बैठा हुआ होता है, और वहाँ पर वो एक पुलिस वाला अफसर जो होता है उसका वो भी बैठा हुआ होता है। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर आते हैं और सबको बताते हैं कि जो जुंजे के फादर है उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, मतलब कि दिल की धड़कनें बंद होने की वजह से हुई है। तो ये सुन के एकदम जुंजे उनसे कहता है कि क्या पॉइजन हो सकता है उनका कारण। वो कहता है कि क्या किसी ऐसे इंग्रेडिएंट से जहर दिया गया हो जिसे आसानी से पता ना लगाया जा सके। ऑटोप्सी में इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा ना अगर हम कराते हैं कि उन्हें क्या पता कोई पॉइजन दिया गया हो। लेकिन तभी उसकी जो सौतेली माँ होती है वो वहाँ पर ड्रामा चालू कर देती है, क्योंकि सबको पता है ऑटोप्सी होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उसके फादर की जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है बल्कि जहर देने की वजह से हुई है। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रामा चालू कर देती है। जुंजे तुम क्या चाहते हो, अपने फादर को अब आराम से मतलब शांति से जाने भी नहीं देना चाहते, क्यों चाहते हो कि उनकी बॉडी के साथ चीरफाड़ हो इस तरह से। वो कहते अगर क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसों के लिए कर रहे हो ये सब कुछ, तो मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकती हूँ, पर ऐसा मत करो, मेरे पति को शांति से जाने दो। इस तरह से वहाँ पर हमें उसकी सौतेली माँ का मेलो ड्रामा दिखाया जाता है। ये सारी बातें सुनने से मतलब सुनता है तो जुंजे उनसे कहता है क्यों आप डर रही है पुलिस से कि अगर मतलब ऑटोप्सी हो गई तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि उनको जहर आपने दिया है। तो तभी दिखाया जाता है कि जुंजे की ये बात सुनकर एकदम से चिहुन भी काफ़ी गुस्सा करता है और फिर चिहुन कहता है कि मैं अपने पापा का बड़ा बेटा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो, हम नॉर्मली अपने फादर को लेके जाना चाहते हैं। वहाँ पर वो आगे कहता है कि मैंने ही अपने पापा को अब तक संभाला है और ये मेरा छोटा भाई जो बचपन में ही मतलब 10 साल पहले ही घर छोड़ के भाग गया था, पर कहता है कि इसलिए आप मेरी बात सुनिए, हमें ऑटोप्सी नहीं करनी है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर होंग डोंगसुंग अपनी टीम को लेकर जुंजे के घर में पहुंच जाते हैं ताकि वो वहां पर जांच पड़ताल कर सके और उन्हें कुछ सबूत हासिल हो सके जिससे कि वो ये साबित कर सके कि चेयरमैन की जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई बल्कि कि पॉइजन देने की वजह से हुई है।
लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के समय पर उसके घर में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि मादे पहले ही वहाँ से सारे पौधों को हटा चुका होता है और वहाँ की अच्छे से सफाई कर देता है। वहाँ पर वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिसकी वजह से पुलिस ये पता लगा सके कि जुंजे के फादर को कोई जहर दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन की फ्यूनरल की तैयारी यानी कि शोक सभा की तैयारियां हो चुकी होती है। वहाँ पर सभी लोग आकर शोक सभा में शामिल हो रहे होते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर जुंजे की माँ भी आती है। जुंजे की माँ को देखकर जुंजे की सौतेली माँ एकदम गुस्से में रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पर जुंजे की माँ उससे कहती है क्यों, मैं तो आऊँगी ही शोक सभा में, क्योंकि ये मेरे पति की शोक सभा है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ शोक सभा में शोक करने के बाद वॉशरूम के लिए जाती है, तो उसके पीछे जुंजे की सौतेली माँ भी जाती है। वहीं पर हमें आगे दिखाया जाता है कि जब वो दोनों वॉशरूम में एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर जुंजे की सौतेली माँ जुंजे की असली माँ की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है, उन्हें काफ़ी सारी बातें सुनाती है और वो कहती है कि जैसी माँ वैसा बेटा, तुम्हारा बेटा भी कितना ड्रामा कर रहा है ना। 10 साल पहले वो तुम्हारे पति को छोड़ के चला गया था, यानी कि अपने फादर को छोड़ के चला गया था, और अब वापस आकर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उससे अच्छा कोई बेटा होगा ही नहीं, बस वही एक बेटा है जो उनकी परवाह करता है। ये सब कुछ वो पैसों के लिए कर रहा है ना। मुझे पता है कि तुम दोनों कितने लालची हो, लेकिन तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम दोनों चुपचाप बैठते तो शायद मैं तुम्हें कुछ दे भी देती, लेकिन जिस तरह से तुम लोग ड्रामा कर रहे हो और मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। ये सारी बातें सुनने से जुंजे की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह जुंजे की सौतेली माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो उससे कहती है तुम मुझे भीख में पैसे दोगी, तुम मुझे एक फुटी कौड़ी नहीं दोगी, जो कि खुद एक मेरे घर में घुस गई थी पैसों के लिए, मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरे घर गृहस्थी को बर्बाद कर दिया, मेरे हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया। तुम मुझे भीख दोगी? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे भीख दोगी? वो उससे आगे कहती है कि अब तुम ऐसे मालिक की तरह बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम ही मालकिन हो, तुम एक चोर हो, चोर कहीं की। मैंने तुमसे जैसी तुम्हारे जैसी लालची औरत आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। ये सारी बातें सुनकर कांगसुई को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी जुंजे की माँ पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जलपरी आ जाती है और जलपरी उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो कांगसुई उससे कहती है तुम कौन हो और हमारे बीच में तुम्हारा क्या मतलब, और क्यों इंटरफेयर कर रही हो हमारे बीच में, और मेरे हाथ को छोड़ो। तो आगे दिखाया जाता है कि जलपरी कांगसुई को साइड में ले जाती है और वो उसका हाथ पकड़े हुए होती है, तो वो उसकी सारी मेमोरीज़ को देख लेती है, जिसमें कि जलपरी को दिखाई देता है कि किस तरह से उसने जुंजे के फादर को जहर देना शुरू किया था, उनकी मेडिसिन को बदला था। जो डॉक्टर की मेडिसिन होती थी उन्हें ना देकर वो अपनी बनाई हुई जहरीली मेडिसिन को उन्हें खिलाती थी और धीरे धीरे उसने उनके खाने में जहर मिलाना शुरू किया था। जलपरी को आगे दिखाई देता है कि किस तरह से उसने उनके फादर को पानी में जहर मिलाकर जो पानी पीने के लिए दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और साथ में जलपरी को ये भी दिखाई देता है कि घर में उसने बेसमेंट में एक स्टोर रूम बना रखा है जहाँ पर वो सारे जहरीले पौधे रखती थी और वहीं पर वो जहरीली दवाइयाँ बनाया करती थी। ये सारी चीज़ें जलपरी को दिखाई देती है। फिर उसके बाद जलपरी उसके हाथ को छोड़ देती है। जब जलपरी कांगसुई के हाथ को छोड़ देती है तो कांगसुई को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाती। तो गाइज हम अगले सीन में देखते हैं कि शोक सभा में सभी लोग आए हुए होते हैं, तो वहाँ पर चाचे की भाभी भी आती है और वो जो बाकी लेडीज़ होती है किटी पार्टी की वो भी आती है। तो हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि बाकी लेडीज़ किटी पार्टी की जो होती है वो कांगसुई की काफ़ी चापलूसी जी हजूरी कर रही होती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि चेयरमैन अब नहीं रहे हैं और जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ है जायदाद है वो कांगसुई और उसके बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र होने वाली है। तो वो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी चमचागिरी कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो घटना वहाँ पर हो रही होती है, ये सारी घटनाओं को दूर से चाचा की भाभी देख रही होती है। तो वो कहती है कैसी औरतें हैं ये, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उस दिन तो ये कितना बोल रही थी इसके बारे में और आज किस तरह से इसके हाथ पैर जोड़ रही है अपने कामों के लिए। तो फिर वो सोचती है थोड़ी देर बाद क्या मुझे भी जाना चाहिए, अरे यार इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है चेयरमैन की वो इसके नाम हो जाएगी। अगर मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो शायद मुझे भी इससे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। वो ऐसे सोच रही होती है, लेकिन तभी वो सोचती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं उनके जैसे उसके हाथ पैर नहीं जोड़ूंगी।
तो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि चासिया की भाभी इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी लालची भी नहीं है कि वो कांग सुई के पास नहीं जाती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि कांग सुई कितनी बुरी है। वहीं फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ली मिन हो काफ़ी सैड और उदास बैठा हुआ रहता है। वो सोच रहा होता है कि वो हार गया है, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे उसके घर में कोई भी सबूत नहीं मिला है अपने सौतेले भाई और सौतेली माँ के खिलाफ, जिससे कि ये प्रूफ कर सके कि उसके फादर की नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि उन्हें पॉइजन देकर मारा गया है। लेकिन तभी गाइस वहाँ पर दिखाया जाता है हमारी जलपरी आती है और जलपरी उसे सब कुछ बताती है। वो उसे बताती है कि घर के कौन से हिस्से में वो स्टोर रूम है जहाँ पर कि जहरीले पौधे रखे हुए हैं और जिनकी वजह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि उसके फादर की डेथ नेचुरल नहीं है बल्कि उन्हें पॉइजन देके मारा गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जलपरी और जुंजे वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं उस रूम की तलाश में कि कहाँ पर है वो रूम, और वहाँ पर वो पुलिस को भी बुला लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि उन्हें वो स्टोर रूम मिल जाता है जहाँ पर कि वो सारे जहरीले पौधे होते हैं और वहाँ पर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, किस तरह से वो दवाइयाँ बनाती थी जहरीली उसकी सौतेली माँ। और साथ ही साथ वहाँ पर एक दीवार पर उसे एक जलपरी की ड्राइंग दिखाई देती है, जिस ड्राइंग को देखकर वहाँ पर जलपरी कहती है कि यहाँ पर पक्का मादया आया होगा। इस तरह से वहाँ पर हमें दिखाया जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग शोक सभा में पहुंच जाते हैं, पुलिस भी, जुंजे, उसकी माँ वगैरह वहाँ पे होती है और जलपरी भी, सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि पुलिस कांग सुई को अरेस्ट कर लेती है और उसकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती होती है। वो उससे कहती है कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, इस तरह से तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, बिगैर अरेस्ट वारंट के मेरे वकील को बुलाओ। इस तरह से कांग सुई वहाँ पर बोल रही होती है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं और हमें पता चल गया कि चेयरमैन की जो डेथ हुई है वो नेचुरल नहीं है बल्कि उन्हें पॉइजन दिया गया है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस वहाँ पर उससे आगे कहती है कांग सुई से कि हमें सबूत मिल चुके हैं और अब ऑटोप्सी होगी जिससे कि साबित हो जाएगा कि जुंजे के फादर को जहर दिया गया है। वो उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है तो वो अपने बेटे से कह रही होती है कि जाओ मेरे वकील को बुलाओ और मेरी बेल कराओ, तुम लोग मुझे इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से ले जाती है। पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है तो फिर दिखाया जाता है कि जुंजे को काफ़ी रिलैक्स या फिर कहिए कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो अपने फादर के कातिल को पकड़वाने में कुछ हद तक कामयाब हुआ है। फिर उसे वहाँ पर थोड़ा अच्छा फील होता है कि उसने उन्हें पकड़वा दिया है जिन्होंने उसके फादर की जान ली है। गाइस तभी आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर चासिया भी आ जाती है शोक सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर क्योंकि शोक सभा ख़त्म हो चुकी है, कांग सुई को पुलिस ले गई है, सब कुछ रोक दिया जाता है क्योंकि अब उसके फादर की ऑटोप्सी होगी, उसी के बाद कुछ आगे प्रोसेस किया जाएगा। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो तेहो होता है वो चासिया को बाहर ले जाता है क्योंकि शोक सभा तो बंद रोक दी जाती है। वो वहाँ पर उसे बाहर लेके आता है तो वहाँ पर चासिया बोल रही होती है उससे कि ये सब क्या हो गया है जुंजी के साथ, कल तक वो कितना खुश था, इतने सालों बाद तो उससे अपनी माँ मिली थी, 10 सालों बाद वो अपनी माँ से मिला था और एकदम से अचानक से उसके फादर इस तरह से चले गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है जुंजी के साथ, क्यों उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद तेहो उससे कहता है कि तुम अपने साथ अपनी कार नहीं लाई हो ना, तो चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि चासिया और तेहो दोनों बस से घर के लिए जा रहे होते हैं। तो जब वो बस में पीछे वाली सीट पर बैठे हुए होते हैं तो उनके आगे कुछ स्कूल की लड़कियाँ बैठी हुई होती है जो कि काफ़ी शोर कर रही होती है, जिससे कि चासिया काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो यह देखकर तेहो उसे अपने हेयरफोन, जो म्यूज़िक सुनने के एयरफोन होते हैं, वो उसे लगा देता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो उसके कंधे पर सर रख के अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि वो सो गया है। ये सब कुछ देखकर काफ़ी रोमांटिक सा फील होता है कि उन दोनों के बीच में भी शायद बॉन्डिंग बन रही है दोनों के बीच में। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया उसे ऐसे अपने करीब देखती है और उसे बहुत ध्यान से देखती है, तो फिर कहती है अरे यार मैंने कभी नोटिस नहीं किया, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा क्यूट है। इस तरह से वो अपने मन में सोचती है तेहो के बारे में।
फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे और जलपरी घर वापस आ जाते हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि कांगसुई को पकड़ लिया गया है और वो मतलब ऐसे बेड पे लेटे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर जलपरी उससे कहता है कि मैंने कांगसुई की मेमोरीज़ को देखा है और उससे मुझे पता चला है कि हम दोनों को मादिया ने नहीं मारा है बल्कि किसी और ने मारा है। तो इस पर जुंजे उससे सवाल करता है कि किसने मारा है हमें, क्या तुमने देखा? ये बात सुनकर जलपरी उससे कहते हैं कि हम जानते हैं उसे। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि कांगसुई का वकील उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और उससे वहाँ पर कहता है कि मैम आपको कुछ भी कन्फेस नहीं करना है, सिर्फ आपको ये कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता है। उसका वकील उससे कहता है कि आपको इन लोगों ने बिना अरेस्ट वारंट के पकड़ा है, तो ये लोग आपको कस्टडी में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो बस आपको जब तक चुप रहना है, उनसे कुछ नहीं कन्फेस करना है, फिर उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उससे आगे कहता है कि अगर आपसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सवाल करे तो बस आपको एक ही जवाब देना है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। इस तरह से वो उसे गाइड कर रहा होता है कि किस तरह से उसे पुलिस को जवाब देने हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कांगसुई, तो कांगसुई उसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह से उसके वकील ने कहा था। जब पुलिस उसे पूछती है कि तुमने उन्हें जहर दिया है, किस तरह से दिया है, तुम ये प्लांट्स कहाँ से लाई हो, इस तरह से वो पुलिस उसे सवाल करती है, तो कांगसुई सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। और वो खूब वहाँ पर उसे खाना दिया जाता है, तो आराम से बैठ के मज़ेदार अपना एंजॉय करके खाना खा रही होती है। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि कांगसुई बहाने बनाने लग जाती है, मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मतलब गाइस वहाँ पर वो अपना फिर से ड्रामा चालू कर देती है। पुलिस भी उससे परेशान हो जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जुंजे पुलिस स्टेशन आता है और उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है, पूछता है कि क्या आपको कुछ पता चला, कांगसुई ने कुछ कन्फेस किया? तो वहाँ पर पुलिस उसे बताते नहीं, उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया है, वो तो काफ़ी ज़्यादा बुरी औरत है। इवेंचुअली वो वहाँ पर बस ड्रामा किया जा रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द है। इस तरह से सारी बातें वो जुंजे को बताता है। वो उससे कहता है कि हम उससे 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमने उसे बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया है, तो अब 48 घंटे होने ही वाले हैं जुंजे, तो इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। पुलिस कहते हैं कि बस वो ड्रामा करे जा रही है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है और कुछ भी कबूल नहीं कर रही है। तो ये सारी बात सुनकर जुंजे पुलिस वाले से कहता है कि वो कबूल करेगी भी नहीं, अगर वो कुछ कबूल करती है तो उसे सारी जायदाद और प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। वो जानती है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है पुलिस वाला जुंजे से कहता है कि हाँ फिर अब हम करेंगे भी क्या, क्योंकि हम 48 घंटे से ज़्यादा उसे रख नहीं सकते बिना मतलब अरेस्ट वारंट के, तो इसलिए अब हम उसे छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है कि एक कार होती है जिसमें कि नामदो बैठा हुआ होता है और वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो बात कर रहा होता है चिहुन से और उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ आज 6 बजे छूटने वाली है ना, पुलिस उसे मतलब 6 बजे रिहा कर देगी, तो क्यों ना जो हमें काम करना है उसे हम आज रात ही कर ले। गाइस यहाँ पर साफ समझ में आता है कि वो जो काम है वो कोई और नहीं बल्कि वो लोग जुंजे के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है आगे कि चिहुन आता है पुलिस स्टेशन और अपनी माँ को ले जाता है अपने साथ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुंजे फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो अपने घर की पार्किंग एरिया में होता है जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है। वो वहाँ पर जब बात कर रहा होता है तो पीछे से उसे कोई डंडा मारता है इसके सर पे। वो कोई और नहीं होता बल्कि नामदो होता है। हाँ गाइस, यहाँ पर साफ साफ दिखाया जाता है कि शायद चिहुन के कहने पर जुंजे के साथ ये सब कुछ नामदो कर रहा है पैसों के लालच के लिए। वो उसके सिर पे डंडा मारता है और उसे अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। ये सारी जो घटना हो रही होती है वो सब कुछ तेहो अपने लैपटॉप पे देख लेता है और वो ये सब देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये सब मतलब नामदो क्या कर रहा है। तो वहाँ पर तभी जलपरी आ जाती है और जलपरी को भी पता चल जाता है कि किस तरह से नामदो ने जुंजे को सिर पे चोट मारी है और वो उसे अपने साथ ले गया है। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी तेहो के साथ मिलके नामदो को फॉलो करती है, देखती है कि वो जुंजे को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं कि नामदो जुंजे को एक पुरानी बंद फैक्ट्री में लेके जाता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन और उसकी माँ पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं।
तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो जुंजे को एक चेयर पे बिठाकर उसे बांध देता है। तो वहाँ पर फिर जुंजे को होश आ जाता है। जब होश आता है तो वो उसे देखता है नामदो को और कहता है, नामदो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। लेकिन जब उसे दिखाई देती है अपनी सौतेली माँ और सौतेला भाई तो जुंजे को सारा खेल समझ में आ जाता है। तो फिर वो गुस्से से एकदम नामदो से कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो जुंजे वहाँ पर उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इन लोगों के लिए अपने दोस्त को धोखा दे रहे हो। तो इस बार पर नामदो से कहता है, दोस्त? कैसा दोस्त? वो दोस्त जिसे तुमने धोखा दिया है। एक लड़की के आने के बाद तुमने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया, हमारी 10 साल की दोस्ती को छोड़ दिया एक लड़की के आने के बाद। नामदोस्त से कहता है कि सच तो ये है कि धोखा मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे दिया है। आगे नामदोस्त से कहता है कि भाई मुझे भी अपना पेट पालना है, मुझे भी अपने बारे में सोचना है। और फिर उसे वो एक लेटर दिखाता है और उसे बोलता है दिखाकर, ये रहा तुम्हारा सुसाइड नोट, जिसमें कि तुमने अपने मरने से पहले लिखा है कि क्यों तुम अपनी जान दे रहे हो। उस सुसाइड नोट को पढ़कर नामदो सुनाता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं ही हूँ जिसने अपने फादर को मारा है और अब ये गिल्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं खुद अपनी जान दे रहा हूँ। इस तरह से उसके मतलब उस लेटर में नामदो लिखता है और वो उस लेटर को पढ़ के जुंजे को सुनाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि नामदो जुंजे को एक इंजेक्शन लगाता है और जुंजे से कहता है कि बस 20-30 मिनट में तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। वो उससे आगे कहता है कि ये वही जहर है जिससे कि तुम्हारे फादर को मारा गया है। फिर वहाँ पर चिहुन होता है, वो बोलता है कि मेरे फादर ने तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, इसीलिए तुमने गुस्से में उन्हें मार दिया। और क्योंकि तुम हमारे घर का एक एक कमरा मतलब सब कुछ जानते थे उसके घर के बारे में, इसलिए सारे सबूत तुमने हमारे घर में रख दिए ताकि तुम मुझे और मेरी माँ को फंसा सको। चिहुन आगे कहता है जुंजे से कि कैसी लगी कहानी जुंजे, किसी को भी इस कहानी पर विश्वास हो जाएगा ना। और वो वहाँ पे हंसने लगता है। फिर चिहुन की माँ उससे कहती है कि चिहुन तुम खुद और नामदो दोनों कुछ समय के लिए बाहर जाओ, मुझे इस पे कुछ अकेले में बात करनी है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन और नामदो बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने सबके सामने मेरा इतना इंसल्ट किया, इतनी बेइज्जती की, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगी। तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के आसानी से बच जाओगी। तो वहाँ पर उसकी सौतेली माँ कहती है हाँ मैं बच जाऊँगी। वो आगे कहती है कि मुर्दे बोला नहीं करते, तुम अपने पापा को ही देख लो। तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा। तो इस पर उसकी सौतेली माँ कहती है क्या मैं इतने सालों से तुम्हारे फादर के साथ अच्छे से नहीं रह रही थी? 17 साल मैंने उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा, लेकिन फिर क्या, जब रिटायर होने का समय आया तो वो सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अपने असली बेटे, अपने खून के नाम करने वाले थे, मतलब तुम्हारे नाम करने वाले थे। मेरे और मेरे बेटे के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो आगे कहते हैं फिर मेरे बेटे चिहुन को क्या होता, उसे क्या मिलता, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाती। तो इस पर जुंजे उससे कहता है बस इसीलिए जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरे पापा को मार डाला। तो वो कहती है हाँ मार डाला। जे की सौतेली माँ बोलती है उससे कि वैसे भी वो कुछ दिनों में मर ही जाते, क्योंकि मैं उन्हें बहुत समय से जहर दे रही थी उनके खाने में मिलाकर। लेकिन जब यहाँ पर जायदाद और उनकी विल की बात आई, जिससे कि मुझे पता चला कि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाले हैं, ना कि मेरे बेटे के नाम, तो इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें दे दिया ताकि वो जल्द ही मर जाए। ये सारी बात सुनने के बाद जुंजे उससे कहता है कि इसी तरह से तुमने अपने पहले 2 पतियों को भी मारा था ना, इसी तरह से मारा था उन्हें। तो इस पर उसकी सौतेली माँ कहती है हाँ इसी तरह से मारा था, और 20 साल हो गए उन बातों को और मुझे कोई नहीं पकड़ पाया है और ना ही कोई आने वाले 20 सालों में पकड़ पाएगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद जुंजे जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये देखकर उसकी सौतेली माँ कहती है उसे क्या हुआ, पागल हो गए हो, मौत को सामने देखकर तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या, अपनी माइंड का कंट्रोल खो बैठे हो। तो जुंजे उससे कहता है कौन मरने वाला है, तुम या मैं। तभी आगे दिखाया जाता है कि पीछे से पुलिस वाले उनके सामने आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस वाले लोग छुपे होते हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो बातें अभी तुमने बोली है
कन्फेस किया है वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया है और अब तुम्हें सज़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर दिखाया जाता है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर रही होती है तो कांग सू काफ़ी चिल्लाने लग जाती है, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गया है। तो गाइस होता ये है, जिस समय चिहुन नामदो से बोलता है कि वह जुनजे को हटाना चाहता है रास्ते से, यानी कि उसकी जान लेना चाहता है, तो फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में जुनजे और पुलिस वाला जो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर नामदो जाता है। तो वहाँ पर होता ये है कि नामदो उनके पास जाकर बैठता है और जाकर जुनजे से कहता है कि मेरे पास एक काम आया है। तो जुनजे पूछता है कैसा काम? वो कहता है चिहुन ने मुझे काम दिया है तुम्हें मारने का। तो ये बात सुनकर जुनजे उससे कहता है कि फिर तुम्हें ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तो इस पर नामदो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और अब तुम्हारे फादर भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो जो उनकी सारी जायदाद और प्रॉपर्टीज़ है वो चिहुन को ही मिलने वाली है। तो मुझे चिहुन की साइड ही जाना चाहिए, उसी में मेरा फ़ायदा होगा ना। पर नामदो उससे आगे कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, मेरा पहला उसूल पैसा ही है और दूसरा उसूल है बहुत पैसा, लेकिन मेरा, वो उससे कहता है तीसरा उसूल उसने तोड़ दिया। तो इस पर जुनजे से पूछता है क्या, कौन सा उसूल? तो नामदो कहता है मैनर्स, रिस्पेक्ट। जुनजे बड़ा बदतमीज है ये, चिहुन मुझसे इतना छोटा होकर उम्र में मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है, उससे रिस्पेक्ट से करना बात आती नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ पर जुनजे हंसने लग जाता है। तो फिर नामदो कहता है कि जुनजे मैं उससे कितने साल बड़ा हूँ, लेकिन वो कमीना मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है, मुझ पे अपना रोब दिखा रहा है, मतलब कि अपनी पैसे का पावर दिखा रहा है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो की बातें सुनकर जुनजे उससे कहता है कि मैं भी तो तुमसे कभी कभी तू तड़ाक करके बात करता हूँ। तो फिर नामदो कहता है हमारी बात अलग है, हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। फिर गाइस यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाता है कि यह जुनजे और नामदो और वो पुलिस ऑफिसर मिलके प्लान बनाते हैं जुनजे की सौतेली माँ और उसके भाई को उन्हीं के प्लान में फंसाने का। गाइस फिर आगे दिखाया जाता है कि जब पुलिस कांग सू को पकड़कर उस बिल्डिंग से बाहर लाती है तो बाहर चिहुन होता है और नामदो होता है। चिहुन जब देखता है पुलिस है और उसकी माँ को अरेस्ट किया हुआ है और पीछे से जुनजे जो कि जिंदा है, मरा नहीं है, वो सारा खेल समझ जाता है। वो समझ जाता है कि नामदो ने उसे धोखा दिया है, वो जुनजे के साथ मिल गया है और उसने उसकी माँ को फंसा दिया है। तभी आगे दिखाया जाता है कि तेहो और जलपरी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब चिहुन देखता है कि नामदो ने जुनजे के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है और उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया गया है, तो उस नामदो को देखकर और जुनजे को देखकर चिहुन को इतना गुस्सा आता है कि वह पुलिस से उसकी गन छीन लेता है और जुनजे के ऊपर तान देता है। चिहुन गोली चलाने ही वाला होता है जुनजे पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जलपरी होती है वो एकदम से बोलती है कि हमें पास्ट में किसी और ने नहीं बल्कि चिहुन ने ही मारा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिहुन गोली चला देता है, लेकिन वह गोली जलपरी को लगती है, ना कि जुनजे को। जी हाँ गाइस, इसी के साथ हमारा 18 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे कहानी में क्या होगा? क्या पास्ट की तरह इस बार भी जलपरी और जुनजे दोनों अलग हो जाएंगे? क्या इन दोनों की लव स्टोरी इस बार भी पूरी नहीं होगी? क्या होगा इस कहानी में आगे, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।